नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा फिर चीजों को समझाते हुए, बातों को आगे बढ़ाते हुए, छोटी सी गपशप, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाइपरटेंशन चल रहा है हमारा और हाइपरटेंशन पे कुछ वीडियोस बन भी गए हैं। मुझे लगा कि मैं दवाइयों के बारे में सब कुछ बताने से पहले मैंने आपको बताया क्या हाइपरटेंशन होता है, क्या स्टेजिंग होती है, क्या लाइफस्टाइल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं कि हम हाइपरटेंशन से बच सकें बिना दवाइयों के। अगला दवाइयों पर आना चाह रही थी मैं, लेकिन मुझे लगा कि दवाइयों से पहले क्या इनोवेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं आजकल, यानी कि और कौन से ऐसे मेथड्स हैं या कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिनके चलते हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे कि एस्पिरिन है, कि एस्पिरिन दे दो जी डॉक्टर साहब। कई पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब एस्पिरिन क्यों नहीं दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी एस्पिरिन दे दी जा सकती है। माना कि एस्पिरिन अच्छी चीज है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि एस्पिरिन के अपना ही रोल है, यानी कि किसी को भी any person A, B, C cannot be given the drug. It is for the physician to decide which drug can be given. In the same way statins भी हैं, यानी कि लिपिड लोअरिंग ड्रग हैं। ये दोनों ड्रग्स बहुत अच्छे ड्रग्स हैं और धीरे धीरे इनकी मान्यता बढ़ भी रही है और इनकी जरूरत है भी। तो कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ा सा बताऊंगी कि एस्पिरिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए तो किन को देनी चाहिए, किस डोज में देनी चाहिए और किन किन लोगों को नहीं देनी चाहिए, और देने के क्या फायदे हैं और ना देने के भी क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। तो cheers and let's begin with our new topic, a beautiful topic. So this is integrated and innovative management of hypertension, यानी कि इतना जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा नया क्या हम लोगों ने पाया है हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए। देखिए, एक बहुत अच्छी स्टडी ने ये बोला है कि आपको हर मरीज जिसको कि बीपी है उसका ग्लोबली उसका सीवी रिस्क निकालना जरूरी है। सीवी रिस्क से मेरा मतलब है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, यानी कि हर व्यक्ति जिसका बीपी हाई है, जो हाइपरटेंसिव, जिसको हमने टैग कर दिया कि यस ही और शी इज ए हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऐसे लोगों का हमको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्कोर निकाल लेना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्यू रिस्क स्कोर है, जिसकी ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। और इसका मतलब क्या है, सीवी रिस्क निकालने का मतलब क्या है, ग्लोबल सीवी रिस्क इसको कह रही हूं मैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बातें पूछी जाएंगी, आपका एज, सेक्स, देन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बीपी लेवल्स, शुगर लेवल्स, स्मोकिंग की हिस्ट्री, कुछ बातें पूछी जाएंगी जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है। उनके बिहाफ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 10 सालों में आपको हार्ट की बीमारी होने के कितने चांसेस हैं। उससे, हार्ट की बीमारी से मेरा मतलब है, देखिए, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन में भी पैरालिटिक अटैक यानी कि स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हार्ट से रिलेटेड है, उसके 10 साल में कितने चांसेस हैं। उस चीज को जो प्रिवेंशन होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब कहने का है कि बीपी तो बढ़ चुका है, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन में तो आप कहीं ना कहीं फेल हो गए, ठीक है। यानी कि बीपी, मैंने बोला कि बीपी पहली सीढ़ी है आगे बीमारी बढ़ाने के लिए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो आपका इतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन आगे बीपी बढ़ने के बाद आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपके ब्रेन में ना इफेक्ट आए,
तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो हाँ, ऐसे में एस्पिरिन यूज करना बहुत फायदेमंद है, यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, जिसको सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई है और वो कंट्रोल में भी है दवाई से और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से, ऐसे व्यक्ति को एस्पिरिन देने की जरूरत नहीं है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है और उसको कोई एक हिस्ट्री हो चुकी है कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट की, चाहे तो उसको हार्ट अटैक हो चुका है या उसको स्ट्रोक का भी छोटा सा या कुछ भी एक एपिसोड आ चुका है, या उसकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, यानी कि उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से मेरा मतलब है जो आपका ब्लड रिलेशन है, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को बहुत प्रीमेच्योरली यानी कि जल्दी यंग एज में कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन हो चुका है, या कोई बहुत ओबीज है। देखिए, इनको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स में आता है ओबेसिटी आ जाती है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो ओबेसिटी आ गई। आपका वेस्ट हिप रेशो हम नाप के देखते हैं, तो वेस्ट हिप रेशो अगर आपका नॉर्मल से ज्यादा है, फैमिली में अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन हो चुका है और वो भी एक प्रीमेच्योर एज में और आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, और आप प्री डायबिटिक होने के साथ साथ आप डाइट से या दवाइयों से अपने आप को शुगर्स को नॉर्मल रखते हो, या आप स्मोकिंग करते हो, या आपको कोई भी इस तरीके का रिस्क फैक्टर आपको है, तो अगर आपको अभी तक ब्लड प्रेशर हाई है और कोई बीमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज हुआ नहीं है, लेकिन 3 रिस्क फैक्टर आप अपने साथ जोड़ के चल रहे हो, तो आप एक हाई रिस्क व्यक्ति में आ जाते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कोरोनरी हार्ट डिजीज नहीं हुआ और कोई एक रिस्क फैक्टर अपने साथ जोड़ के चल रहे हो, तो आप इंटरमीडिएट रिस्क में आ जाते हो। ये बातें आगे समझने वाली हैं। तो जो एस्पिरिन का रोल है ना, तो एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन देना भी फायदेमंद है लो डोज में और सेकेंडरी प्रिवेंशन में, यानी कि जिनका बीपी कंट्रोल में है लेकिन उनको कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे में हम एस्पिरिन शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन ना एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेस COX-1 जिसको कहते हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। उस एंजाइम की इनहिबिशन से क्या होता है कि वो एंजाइम थ्रोम्बोक्सिन A2 सिक्रीट करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 एक ऐसी चीज है जो आगे जाके आपके प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा, यानी कि उनका जुड़ाव बढ़ा देगा, यानी कि थ्रोम्बस बना देगा, यानी कि प्लाक बना देगा आर्टरी में, यानी कि आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। तो इकोस्प्रिन ने या एस्पिरिन ने क्या किया, उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 बन नहीं पाएगा। लेकिन ये समझने वाली चीज है कि ये चीज लो डोज ऑफ एस्पिरिन में ही कामयाब है, यानी कि अगर आप 75 मिलीग्राम तक देते हैं तब ये बात बहुत अच्छी फायदेमंद रहती है। ठीक, इसने थ्रोम्बोक्सिन A2 को रोक दिया। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 एक तो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी कि आपका बीपी भी बढ़ा सकता है, हाइपरटेंसिव एजेंट हो गया जब वो वेसोकंस्ट्रिक्टर है। दूसरा, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कर देता है, तो उससे क्या है कि खून के थक्के जम गए। तो देखिए, जब ऐसा नहीं है कि बॉडी में थ्रोम्बोक्सिन A2 की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां थ्रोम्बोक्सिन A2 बैलेंस बनाने के लिए ये सिक्रीशन नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी होती है। लेकिन यहाँ पर जहां आप देख रहे हो कि पेशेंट की ऑलरेडी हिस्ट्री है, हो चुका है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ये चीज हो चुकी है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम एस्पिरिन लो डोज 75 मिलीग्राम की देते हैं। इससे कम डोज देने से कोई फायदा होता नहीं है। इससे ज्यादा डोज देने से क्या होता है, अगर हम एस्पिरिन की डोज ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, आगे जाके COX-2 एंजाइम है, यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम है, इसने उसको भी ब्लॉक कर दिया। उसको ब्लॉक करने से उससे निकलने वाली चीज यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन जो निकलता है,
वो क्या करता है, वो आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। जब आपने वहां पर भी ब्लॉकेज कर दिया तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्लेटलेट इनहिबिशन एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो फिर खून के थक्के जमने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि एस्पिरिन उतना ही दीजिए जितने की जरूरत है और जिन जिन व्यक्तियों को जरूरत है। यानी कि प्राइमरीली अगर आप एस्पिरिन देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट तो वो गलत है, क्योंकि आपका जब बीपी ज्यादा है आप बीपी को कंट्रोल करो, दवाइयां दीजिए और एस्पिरिन देने की शुरुआत में आपको जरूरत नहीं है। और जो देना है तो लो डोज दीजिए ताकि वो COX-1 तक रुके, ठीक है। और देखिए अगर प्राइमरीली आप देने लगेंगे तो आप रिस्क और बेनिफिट रेशियो के झोल झाल में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेनिफिट तो ये देगा कि प्लेटलेट एग्रीगेशन ही करेगा, लेकिन रिस्क ये क्या कर देगा कि ये अंदर से ब्लीडिंग शुरू कर देगा, आपकी जीआई ब्लीड, पेट में ब्लीडिंग या एक्स्ट्रा क्रेनियल कोई भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो देखिए एस्पिरिन 30% तो आपकी एमआई को रोकता है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक को रोकता है, लेकिन 40% अगर गलत लोगों को दिया जाए तो ये स्ट्रोक भी कर सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक, वहां जाके ब्रेन की आर्टरी को वो फट सकती है और आपको स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। तो और ऑल कॉज मॉर्टेलिटी में इसका कोई खास रोल नहीं है, तो इसलिए एस्पिरिन उतनी ही दी जाए जितने की जरूरत है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ये क्वेश्चन मार्क है, बट सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए ये गुड है, स्पेशली जिनको ऑलरेडी सीवी रिस्क है और उनको सेकेंडरी प्रिवेंशन के दौरान आप एस्पिरिन दे सकते हैं। इसीलिए हम सीवी रिस्क स्कोर या सीवी रिस्क फैक्टर्स पेशेंट का चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमको ये मालूम पड़ जाता है ना कि हाँ फलाने इंसान को आगे जाके, क्योंकि ये हाई रिस्क है, इसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो हम भी एज फिजिशियंस थोड़ा सा पेशेंट को ये ऐसी वाले ड्रग्स देना चाहते हैं जिनसे कि रिस्क रिड्यूसिंग थेरेपीज जिन्हें कहते हैं। उस रिस्क रिड्यूसिंग में एक तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आ गए, दूसरा ये एस्पिरिन आ गया, तीसरा स्टैटिन्स आ गए। स्टैटिन्स हो गए जो आपके लिपिड को मेंटेन करते हैं, क्योंकि दो ही चीजें मेन है, अगर आपका बीपी बढ़ा रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, तो वो आपके हार्ट पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये बात मेरे को लगता है आपको समझ में आई। अच्छा, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिन्स कहाँ दिए जाते हैं और कहाँ देने चाहिए। तो देखिए आपका बीपी हाई है, आप डायबिटिक भी हो, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा हो गया है, तो जिन लोगों को जब ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज टाइप 2 हो और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है तो ऐसे में अथीरोजेनिक डिसलिपिडीमिया हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय अथीरोजेनिक डिसलिपिडीमिया? यानी कि वो वाले लिपिड्स बढ़ जाते हैं जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाना। तो वो लिपिड्स कौन से होते हैं? आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो जाता है, आपका एलडीएल लेवल ज्यादा हो जाता है और आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है ना एचडीएल ये कम हो जाता है। तो एचडीएल कम हम कैसे देखते हैं? अगर मेल्स का लेस देन 39 या 40 है और फीमेल्स का लेस देन 50 है तो ये फिर इसको कहलाता है एचडीएल लेवल कम होना। तो अगर ये तीन जो पोर्शन है, ये तीन का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं अथीरोजेनिक डिसलिपिडीमिया होना, यानी कि ऐसा वाला डिसलिपिडीमिया होना जो कि आपकी आर्टरीज को अटैक करके उनको ब्लॉक करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर स्टैटिन्स देने लाभदायक होते हैं और जरूरी भी होते हैं। तो अब ये देखा जाता है, देखिए 2 स्टडीज हुए, एक तो हुआ एस्कॉट ट्रायल लिपिड लोअरिंग आर्म पे और जिसमें जो अटोरवास्टैटिन से साथ हुआ, और एक हुआ HOPE-3 ट्रायल जो रोजुवेस्टैटिन के साथ हुआ। तो जो एस्कॉट ट्रायल हुआ ये हाई रिस्क लोगों में हुआ और जो HOPE-3 ट्रायल हुआ ये इंटरमीडिएट रिस्क में हुआ। मैंने आपको बता दिया हाई रिस्क वो है जो हाइपरटेंसिव है, लेकिन अभी तक कोई कोरोनरी हार्ट डिजीज का एपिसोड नहीं आया, पर 3 सीवी रिस्क फैक्टर अपने साथ लेके चलते हैं। इंटरमीडिएट हाइपरटेंसिव है, कोई सीएचडी नहीं हुआ, लेकिन एक या एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर आप स्टैटिन्स दे देते हैं
तो आप उनको बहुत फायदा देते हैं आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन होने का, यानी कि उसके आगे जाके हार्ट डिजीज नहीं हो सकता, ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, हार्ट फेलियर्स नहीं होंगे। साथ में हमको ये भी देखना है जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी डिजीज सेटअप हो चुका है या जिनको एमआई हो चुका है, तो ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कि एस्पिरिन और स्टैटिन्स देना लाजमी हो जाता है और हमको देना चाहिए। ठीक है, तो आप सीवी रिस्क को वैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप बीपी कंट्रोल करें, आप शुगर लेवल्स कंट्रोल करें, आप लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करें, आप पेशेंट की स्मोकिंग को कट करें, पेशेंट की अल्कोहल को कट करें, वेट रिडक्शन के लिए पेशेंट को मोटिवेट कीजिए, है ना। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली आप इन रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताया गया कि कुछ जो सीवीडी रिस्क फैक्टर्स के टूल्स हैं, जैसे कि अब आपने लिपिड प्रोफाइल चेक करा या कुछ है, इन ये सब आपको कुछ बेनिफिट नहीं देने वाले, लेकिन अगर आप सीवीडी रिस्क स्कोर निकालोगे ना तो ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट को हेल्प करेगा। जब मेरे को एज ए डॉक्टर लगेगा कि यस दिस पेशेंट needs the risk reducing therapy, तो मैं पेशेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज करूंगी कि नहीं आपको लेना चाहिए। और जब पेशेंट को भी ये मैं समझा पाऊंगी उसका रिस्क स्कोर दिखा के, तो पेशेंट भी समझ जाएगा कि यस ये तो मेरे लिए फायदेमंद है, इसलिए वो भी वेलकम करेगा इस तरीके की ड्रग्स को लेने। अब समझ में आ गया कि एस्पिरिन किन लोगों को देना है? उन लोगों को देना है जिनको हाइपरटेंशन के साथ साथ दूसरा कॉन्कोमिटेंट और कोमॉर्बिडिटीज एसोसिएटेड हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है ना, या कोई ना कोई ऐसा एक एपिसोड आ चुका है, तो ऐसे लोगों को हमको एस्पिरिन देना ही चाहिए। और वो भी तब जब उनका बीपी कंट्रोल में है। और किनको नहीं देना? जिनका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या उनकी कोई हिस्ट्री हुई है ब्रेन में हैमरेज होने की, है ना, तो उन लोगों को हमको एस्पिरिन फिर नहीं देनी। इस तरीके से स्टैटिन्स मैंने आपको बताया हाई रिस्क हाइपरटेंसिव और इंटरमीडिएट रिस्क हाइपरटेंसिव को देने हैं, लेकिन किसको नहीं देनी है? जो लो रिस्क हाइपरटेंसिव है उनको स्टैटिन देने की जरूरत नहीं है। इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको भी हम स्टैटिन देना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज स्टैटिन फिर टेरेटोजेनिक इफेक्ट यानी कि कंजेनिटल अनोमलीज बच्चे में कर देते हैं, इसलिए हम फिर ऐसे लोगों को स्टैटिन नहीं देते। तो कहने का आज की वीडियो का मतलब ये है दोस्तों कि हाइपरटेंशन को अकेले ट्रीट करने के बजाय एक हॉलिस्टिक अप्रोच से ट्रीट किया जाए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीट किया जाए। पहले तो प्राइमरीली रोका जाए कि हाइपरटेंशन ना हो सके, जो कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसके बाद आगे सेकेंडरी प्रिवेंशन करें। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप शरीर के हर ऑर्गन पर आपको तवज्जो रखनी पड़ेगी, स्पेशली आपको हार्ट और किडनीज पर तवज्जो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बीपी आपका इन सब चीजों को बहुत बुरी तरीके से इन पर इफेक्ट डाल सकता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। तो ठीक है, आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू यू, और प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल डालिए। कोई नया वीडियो, कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Thanks a lot friends, thank you very much.